रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 3 और 4 है। इसमें हम फ्लूइड की जो मुख्तलिफ फार्में हैं फ्लूइड फ्लो की वो देखेंगे और साथ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपके पास जो फ्लूइड फ्लो है ना, वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। ये सारी एक ही टाइप है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, स्टेडी फ्लो या रेगुलर फ्लो। ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि चारों नाम जो हैं इनका मतलब एक ही है, वो भी आपको समझाते हैं। ये आपके पास एक फ्लो हो रहा है, ये पाइप है वेरिएंग क्रॉस सेक्शनल का। यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो यहाँ पे से को पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स यानी को आपके पास फ्लो के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर आपके पास कोई ए पॉइंट से जो फ्लो का पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो ए पॉइंट से गुजरता है, उसके बाद वो बी सी डी ई एफ जी एच इन पॉइंट से गुजरता है। उसके बाद आने वाले यानी उसके पीछे आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इफ वो इस ए पॉइंट से गुजरे तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो ए से गुजरेंगे वो लाजमी बी सी डी ई एफ जी एच सबसे गुजरेंगे। तो इसका मतलब है कि फ्लो जो है वो स्टेडी है, यानी फ्लो रेगुलर है, यानी इसको हम लेमिनार फ्लो कहेंगे या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल, ठीक है, इन पॉइंट्स को फॉलो करता हुआ जाता है, तो इसके पीछे जो आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे जो है जो ए से गुजरेंगे वो लाजमी इन्हीं से भी पास होंगे। तो इसको इसको कहेंगे हम रेगुलर फ्लो, स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बरक्स ये जो आपके पास है टर्बुलेंट फ्लो या अनस्टेडी फ्लो या इर्रेगुलर फ्लो, ये भी एक ही बात है। अच्छा, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ए से जो पार्टिकल एक गुजरा वो बाद में बी से गुजरा, सी से गुजरा, लेकिन इसके पीछे वाले आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ए की तरफ बी की तरफ जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, यानी उसकी कोई इरेगुलर है ना, कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो इस फ्लो को हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो या अनस्टेडी फ्लो या इरेगुलर फ्लो। अच्छा, इस चैप्टर में जब हम आगे बहुत सारी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, बहुत सारा काम सीखेंगे, उसमें हमें ना कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी ताकि हम इनकी जो टॉपिक्स की जो डेरिवेशन है वो आसानी से कर सकें। उसमें ये एजम्पशन जो है वो क्या ले रहे हैं कि पहली assumption ये है कि जो भी फ्लूइड होगा जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता नहीं है, यानी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं की जा सकती, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। यानी पहली assumption ये होगी कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। दूसरी उसकी assumption ये है कि हमने इसमें लेना है कि ये स्टडी फ्लो है, यानी स्टडी फ्लो है, रेगुलर फ्लो है, लेमिनार फ्लो है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो हमने इसका जो स्टडी फ्लो लेना है। तीसरा इसका ये है कि नॉन विस्कस है, यानी उसकी जो फ्लूइड की जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं है। सो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी जीरो होगा, यानी हम जितना भी इसमें आगे काम करेंगे उस सारे में हम जो फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस लेंगे, यानी उसकी आपस में लेयर्स की कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। चलते हैं आज ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने आपके पास एक वेरिएंट क्रॉस सेक्शन का एक पाइप बनाया है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अच्छा, यहाँ पे जो जो आपके पास लिक्विड है, ठीक है, जो भी इसमें फ्लो कर रहा है वो आपके पास डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा एक्स आगे चला गया, आगे मूव कर गया। अच्छा, अब ये जो किस वेलोसिटी से आगे मूव कर गया उसकी वेलोसिटी v1 है। अच्छा, अब इसी के बरक्स यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A2 है वो बड़ा है। यहाँ पे जब ये आपके पास फ्लूइड जो है यहाँ पे ये डेल्टा एक्स जो है वो आगे मूव कर गया है, डेल्टा x1 आगे मूव कर गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी फ्लूइड जो है वो आगे मूव करेगा। कितना मूव करेगा, यानी डेल्टा x2 मूव करेगा, क्योंकि ये डेल्टा x2 इसलिए डेल्टा x1 से छोटा है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, यानी आपके पास जो पाइप है उसका जो डाया है यहाँ पे बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम मास देखें कि डेल्टा M1 ये इतने हिस्से, ये शेडेड रीजन का मास कितना बनता है, तो मास हमेशा होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी लिखी हुई है कि यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी फर्ज किया ये ρ1 है, और इसका जो वॉल्यूम है ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका वॉल्यूम जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इनटू ये लंबाई डेल्टा x1। सो अगर हम ये डेल्टा x1, आपको पता है S इज इक्वल टू होता है V इंटू टी, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x1 फासला तय हुआ। अच्छा, वो किस वेलोसिटी से हुआ, v1 वेलोसिटी से।
तो कितने टाइम में हुआ? डेल्टा टी टाइम में हुआ। तो डेल्टा टी टाइम में ही हमने बात की थी ना कि ये फ्लूइड जो है इतना डेल्टा x1 आगे मूव कर गया। तो इसी तरह से यहाँ भी जो फ्लूइड होगा ये इतना डेल्टा x2 आगे मूव कर जाएगा। तो डेल्टा m2 इज़ इक्वल टू ये यहाँ पे जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो आ गई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये जितना वो फासला आगे मूव कर गया दैट इज़ डेल्टा x2। और यहाँ पे भी s इज़ इक्वल टू v इंटू टी लगाएँगे तो डेल्टा x2 इज़ इक्वल टू ये v2। v2 क्या है? यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है ये v2 वेलोसिटी जो है वो कम होगी। अच्छा अब v2 इंटू ये t आ गया। तो अगर फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है तो जितना मास जो है यहाँ आगे मूव हुआ है, ठीक है, तो उतना ही मास यहाँ से आगे मूव होगा। सो डेल्टा m1 विल बी इक्वल टू डेल्टा m2। तो हमने ये डेल्टा m1 और ये डेल्टा m2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। आप देखेंगे ये डेल्टा t से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कि रो 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू रो 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इंटू वेलोसिटी V2। जो ये जो अब लोअर एंड पे हैं, ये जो अपर एंड पे हैं, यानी ये कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पे और ये वो ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पे। अच्छा अब हमने यहाँ पे कहा कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तभी तभी ये होगा कि यहाँ से जितना मास यहाँ से आगे मूव करके गया है उतना ही ये मास यहाँ से आगे मूव करके जाएगा। अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो आपको पता है डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो डेंसिटी 1 है ये डेंसिटी 2 के इक्वल है। सो हम इसको एक ही डेंसिटी मान के तो इसलिए अब डेंसिटी 1 और डेंसिटी 2 क्योंकि सेम है तो ये हम काट सकते हैं। आपके पास फाइनल आंसर ये आया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ये आपके पास लोअर एंड पे इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी जो अपर एंड पे ये सेम होंगे। इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। इसका मतलब है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है, यानी आपके पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो सेम रहता है। वॉल्यूम फ्लो रेट इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में इसका जो आप जो यूनिट बनेंगे वो आपके पास क्यूबिक मीटर पर सेकंड बनेंगे। ये स्क्वायर मीटर हो गया एरिया इसका, ये मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है ये एक्चुअली आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो जब आपके पास फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसमें आपके पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की दो फॉर्म्स हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको ये हम कांस्टेंट कह सकते हैं और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ये एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। इसकी मिसाल आपके सामने यहाँ पे मैंने बनाई है कि अगर आप ये टैप खोलते हैं हल्की सी, तो आप जब पानी नीचे यहाँ से गिरता है तो ऊपर आप देखें कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है। नीचे आने पे वो जो उसकी जो फ्लो है अगर आप उसको यानी ज़रा गौर से देखें तो नीचे आने पे जो उसकी वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होता जाता है। तो एक्चुअली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों कम हो रहा है? आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। जब पानी नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, और यहाँ पे जब वो उसमें एक्सेलरेशन है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर बढ़ेगी, जैसे कि वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे जब ये पानी की धार जब नीचे ऐसे आ रही होगी, ऊपर जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, नीचे आते-आते कम हो जाएगा और उसकी वजह जो है वेलोसिटी का बढ़ना है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का कम होना है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।